दोस्तों, कल हमने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, हिंदी। हिंदी में हमने सबसे पहले पढ़ा था हिंदी की उत्पत्ति। कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद हमने पढ़ा था हिंदी भाषा का विकास क्रम, और इसके बाद हमने पढ़ा था वर्ण के बारे में। और वर्ण में हमने बात की थी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, और साथ ही साथ ये पढ़ा था कि लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इसी के साथ हमने बात की थी कि मौखिक रूप से कैसे मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो थी वो बात की थी ध्वनि की, और वो थी ध्वनि। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ध्वनि के बारे में जानेंगे कि ध्वनि होती क्या है। अब पढ़ते हैं ध्वनि के बारे में। ध्वनि होती है, इसकी परिभाषा की बात करें, क्योंकि जो हमारे उच्चारण अवयव होते हैं, उच्चारण अवयव, जब उच्चारण अवयव उच्चारण स्थान को ये हमारे उच्चारण अवयव उच्चारण स्थान को जैसे ही क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, और उनसे जो नाद या गूंज उत्पन्न होती है उससे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। क्योंकि ध्वनि जो होती है सिर्फ हम मौखिक रूप से उच्चारण कर सकते हैं, और जैसे उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? नाद या गूंज उत्पन्न होगी, उसे ही क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। अब देखो दोस्तों, इसमें दो शब्द आए हैं, उच्चारण अवयव, उच्चारण स्थान। अब बात करेंगे उच्चारण अवयव की। एक शब्द आया है उच्चारण अवयव, और दूसरा दोस्तों एक शब्द आया है उच्चारण स्थान। ये दो शब्द आए हैं, उच्चारण स्थान। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करें उच्चारण अवयव क्या होते हैं। ये क्या है? हमारे मुख के अंदर की स्थिति। सबसे पहले बात करें कि उच्चारण अवयव होते कितने हैं, तो उच्चारण अवयव हमेशा दो होते हैं। होते कौन कौन से हैं? पहला जो होता है वो होता है जिह्वा, और दूसरा जो होता है वो होता है अधर। अधर जो होता है ये हमारे नीचे का होठ होता है, नीचे का होठ। दोस्तों, उच्चारण अवयव कितने होते हैं? दो होते हैं। जैसे ही हम कोई भी शब्द का या वर्ण का उच्चारण करेंगे तो उच्चारण अवयव जो है हमेशा कहाँ पे? उच्चारण स्थान के क्या करेंगे? स्पर्श करेंगे। अब सुनो, उच्चारण अवयव जो होते हैं ये गतिमान होते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई भी शब्द का, कोई वाक्य का, कोई वर्ण का उच्चारण किया तो उच्चारण अवयव जो होते हैं जीव और अधर, ये होते हैं दो, जीव और अधर, ये होता है जीवा, और ये दोनों को दोनों क्या होते हैं? उच्चारण स्थान के टकराकर क्या करेंगे? उसको स्पर्श करेंगे। तो उच्चारण अवयव जो होते हैं हमेशा गति ही करते हैं। उसके बाद बात करें उच्चारण स्थान। 2 नंबर पे आएंगे उच्चारण स्थान क्या होते हैं। दूसरा है उच्चारण स्थान। दोस्तों, जो उच्चारण स्थान होते हैं मुख्य रूप से 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? सबसे पहले बात करें नासिका,
पहला होता है नस्के होता है। दो की बात करें तो होता है ओष्ठ। ओष्ठ को जो होता है दोस्तों, ये हमारी ऊपर का होठ होता है। कौन सा? ऊपर का होठ। उसके बाद नंबर 3 जो होती हैं वो होती हैं दंत। नंबर 4 जो होती हैं वो होती हैं वत्सर्य। नंबर 5 जो होती हैं वो होता है मूर्धा। और नंबर 6 जो होता है वो होता है तालु। और नंबर 7 जो होता है कंठ। तो उच्चारण स्थान क्या होते हैं? ये पूरे के मुख्य रूप से कैसे? मुख्य रूप से ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब सुनो, होते कौन कौन से हैं, डायग्राम से समझेंगे। ये जो होता है ये हमारा मुख के अंदर की स्थिति। जो देखो भाई, सबसे पहले ये क्या है? नासिकीय है, ये है नासिकीय। दूसरा जो देखो यहाँ पे कौन सा है? दंत। उसके बाद ये हमारा क्या है? ऊपर का होठ, ये होता है ओष्ठ। उसके बाद हम बात करें दांतों से थोड़ा सा ऊपर जो होता है वत्सर्य। वत्सर्य का मतलब होता है दोस्तों, जो हमारे दांतों के ऊपर मसूड़े होते हैं उन्हें वत्सर्य बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट की बात करें, थोड़ा सा ऊपर की ओर चलेंगे तो क्या आएगा? मूर्धा। इससे ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आएगा तालु। और उसके बाद आता है कंठ। ये क्या थे? उच्चारण स्थान। जब उच्चारण अवयव कितने बताए थे आपको? मैंने 2 बताए थे। उच्चारण अवयव होते हैं 2। एक तो होता है जीवा। क्या होता है? जीवा होता है। दूसरा होता है अधर। अब सुन दोस्तों, जीवा जो होती है, ये जीवा जो है जैसे ही उठ के किसके लगेगी? कोई न कोई उच्चारण स्थान के स्पर्श करेगी। और इन स्पर्श करने से जो नाद या गूंज उत्पन्न होती है उसे ही क्या कहेंगे? उन्हें ही ध्वनि कहते हैं। ये थी ध्वनि की परिभाषा। सीधा आपसे ये पूछे, क्योंकि जितने भी उच्चारण स्थान होते हैं, क्या है ये? उच्चारण स्थान। और जितने भी उच्चारण स्थान होते हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं? हमेशा स्थिर रहते हैं। जिस स्थान पे है उसी स्थान पर रहते हैं, क्योंकि उच्चारण स्थान कभी भी गति नहीं करते। ये थे ध्वनि के बारे में। उसके बाद हम बात करें वर्ण की। किसकी? वर्ण की। अब दोस्तों आगे बात करें वर्ण के प्रकार। वर्ण की परिभाषा पढ़ ली, अब पढ़ेंगे प्रकार कि वर्ण के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों वर्ण के प्रकार जो होते हैं 2 होते हैं। नंबर 1 होता है स्वर और नंबर 2 होता है व्यंजन। सीधा पूछे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पहला स्वर और व्यंजन। तो अब हम बात करेंगे स्वरों की। भी स्वर किसे कहते हैं? स्वरों की बात करें दोस्तों, हिंदी में अगर स्वरों की बात करें तो 11 होते हैं, लेकिन परिभाषा इसकी देखी जाए तो स्वरों की अगर बात करें परिभाषा की कि स्वर होता है क्या है, किसे कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमेशा स्वर का जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र रूप से इनका क्या होता है? उच्चारण। जैसे ही हम स्वरों का उच्चारण करेंगे तो इसी में किसी भी प्रकार का अवरुद्ध नहीं आएगा, कोई न कोई क्या होगी? रुकावट नहीं आएगी, रुकावट नहीं आती।
और जिनमें रुकावट नहीं आती वो क्या होते हैं? निर्बाध रूप से या स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र या निर्बाध रूप से, स्वतंत्र या निर्बाध, बिना रुके हुए निर्बाध रूप से उच्चारण होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। ये थी स्वर की परिभाषा। दोस्तों बात करें आगे कि हिंदी में अगर पूछे भी स्वर कितने होते हैं, तो हिंदी में जो स्वर होते हैं वो होते हैं 11। 11 होते कौन कौन से हैं उनकी हम बात करते हैं। स्वर, और स्वर कितने? 11। पहला होता है ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये कुल हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अब दोस्तों आपसे सीधा ये पूछे कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो आपको करनी है 11। अगर आपसे ये पूछे हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं, तो भी कितनी करनी है? 11। पूछे हिंदी में स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने, तो क्या करना है? 11। अगर पूछे हिंदी में कुल, हिंदी में कुल स्वर पूछे, कुल स्वर, तो भी क्या करना है? 11 करना है। लेकिन आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसे भी पूछे मात्राओं के आधार पर, इस पे मात्राओं के आधार पर, और मात्राओं के आधार पर जो स्वर होते हैं वो स्वर होते हैं कितने? 10। मात्राओं के आधार पर स्वर जो होते हैं कितने? 10 होते हैं। अब होते कैसे हैं उसकी हम बात करते हैं। हिंदी में स्वर देखो भाई, स्वर हो गया एक ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब सुनो, ये दोस्तों स्वर कितने हैं? सारे के सारे स्वर जो हैं ये होते हैं 11। मैंने पूछा कि मात्राओं के आधार पर स्वर कितने होते हैं, इस पे मात्राओं के आधार पर। अब सुनो, देखो भी मात्राओं, जो ए जो होता है इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। ए स्वर जो होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। उसके बाद जो आ होता है इसकी ये मात्रा होती है, ई की मात्रा ये, ई की मात्रा ये, उ, री, ए, आई, ओ और औ। क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए इस ए को छोड़कर बाकी जो सभी स्वर होते हैं ये कितने होते हैं? 10। तो मात्राओं के आधार पर सीधा पूछे स्वर कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। ये थे हिंदी में स्वर। अब बात करेंगे हम स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण की बात करें तो स्वरों में जो पहला वर्गीकरण आता है, पहला जो वर्गीकरण है वो है उच्चारण। उच्चारण है अवधि के आधार पर, उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण
हिंदी में उच्चारण अवधि के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है वो कितने प्रकार से, 2 प्रकार से किया गया है। कौन कौन से होते हैं उसकी बात करें। अब देखो, उच्चारण और एक शब्द है अवधि। उच्चारण का मतलब होता है भी उच्चारण करना, उच्चारण करना, और अवधि का मतलब होता है समय। भी जो 11 स्वर हैं उन 11 स्वरों में उच्चारण करने में कितना समय लगा, जितना जो समय लगा इसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया। तो उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और जो वर्गीकरण किया गया था वो कितने प्रकार से किया गया था, 2 प्रकार से किया गया था, 2 प्रकार से। और वो कौन कौन से था। नंबर 1 तो था ह्रस्व स्वर, और दूसरा जो था वो था दीर्घ स्वर। ये था पहला वर्गीकरण। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा वर्गीकरण, स्वरों का दूसरा वर्गीकरण किया गया। ये किया गया था ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण। इसका मतलब हो गया कि जो 11 हमारे स्वर हैं उनका जैसे उच्चारण करेंगे तो होठों की आकृति कैसे बनेगी, इस आधार पर स्वरों का जो विभाजन किया गया था वह 2 भागों में किया गया था। तो वर्गीकरण किसमें, 2 भागों में किया गया। और जो पहला भाग था वो था वृत्ताकार स्वर, और दूसरा जो था वो था अवृत्ताकार स्वर। तो ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया था 2 प्रकार से किया गया था। इसके बाद हम बात करें तीसरा प्रकार। और तीसरा प्रकार था जीवा की स्थिति के आधार पर, जीवा की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया था। अब क्या हुआ, जो हमारे 11 स्वर थे जीवा की स्थिति क्या थी भी, जैसे उच्चारण करेंगे जीवा का स्थान कहाँ पर, कौन सा स्वर आ रहा है, इस आधार पर क्या हुआ, इसका जो वर्गीकरण किया गया था वो किया गया था 3 प्रकार से। वो नंबर 1 था अग्रस्वर, दूसरा जो था वो था मध्य स्वर, तीसरा जो था पश्च स्वर। ये था तीसरा प्रकार। इसके बाद जैसे ही तीसरा खत्म होगा उसके बाद हम बात करेंगे चौथा प्रकार। चौथा प्रकार इसमें आएगा, वो आएगा मुखाकृति। या तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसमें क्या था, जैसे हम स्वरों का उच्चारण करेंगे तो जो हमारी जीवा है वो कितनी उठ रही है, या कम उठ रही है, ज़्यादा उठ रही है, इस आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया था उसका नाम दिया मुख आकृति या तालुक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। इसको क्या हुआ, 4 प्रकार इसके बताए गए, और जो चारों प्रकार थे इसमें पहला जो प्रकार था वो था संवृत, दूसरा जो था अर्ध संवृत, तीसरा जो था वो था विवृत, और चौथा जो था वो था अर्ध विवृत। तो मुख्य कृति या तालुक स्थिति के आधार पर 4 भागों में से बांट दिया गया था। इसके बाद अंत में जो लास्ट वर्गीकरण किया गया था वो किया गया था नासिका के आधार पर, और नासिका के आधार पर
जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया था वो किया गया था दो प्रकार से। फिर जो हमारे स्वर हैं उनका उच्चारण करेंगे, नाक से आवाज़ आएगी या नहीं आएगी, इस आधार पर क्या हुआ, दो भागों में बांटा गया था। एक जो था वो था अनुनासिक, अनुनासिक, और दूसरा जो था वो था निर्नुनासिक, निर्नुनासिक स्वर। तो दोस्तों ये थे स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का जो वर्गीकरण है उसकी हम बात करेंगे। पहला प्रकार जो था उसकी बात करें। पहला था उच्चारण अवधि के आधार पर कितने प्रकार, दो प्रकार, हर्षद स्वर और दीर्घ स्वर। उसके बाद दूसरा आएगा ओष्ठ आकृति के आधार पर वृत्ताकार, अवृत्ताकार। तीसरा आएगा जीवा की स्थिति के आधार पर, तीन प्रकार थे, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। उसके बाद चौथा प्रकार है मुख आकृति या तालु की स्थिति के आधार पर चार प्रकार के, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्धविवृत। उसके बाद बात करेंगे नासिका के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और ये थे दो प्रकार के। पहला था अनुनासिक और दूसरा था निर्नुनासिक। ये 5 प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें, पहला स्वरों का वर्गीकरण था उच्चारण अवधि के आधार पर, उच्चारण अवधि के आधार पर, अवधि के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखो भाई, इसमें क्या हुआ कि जो हमारे 11 स्वर हैं उनके उच्चारण करने में कितना समय लग रहा है, कितना समय नहीं लग रहा, इस आधार पर इसको हमने बात की थी कितने भागों में बांटा गया था। इसके भाग जो किए गए थे, 2 किए गए थे। इसका पहला भाग जो था वो था, पहला भाग था ऋषभ स्वर, और जो दूसरा भाग जो था वो था दीर्घ स्वर। सबसे पहले बात करें ऋषभ स्वर की, होता क्या है। हर्षभ माने होता है कम, हर्षभ का जो अर्थ होता है वो होता है कम, कम। क्योंकि हमारे जो स्वर हैं उनमें कुछ एक ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण करने में कम समय लगे, क्या लगे, कम समय लगे, उन्हें हर्षद स्वर कहते हैं। जिनमें क्या लगे, एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं, हर्षद स्वर कहते हैं। उच्चारण करने में इनमें क्या हो, एक मात्रा का समय लगे, कम समय लगे, उन्हें ही हर्षद स्वर कहते हैं। अब सुनो भाई, हर्षद स्वर के उपनाम की बात करें, उपनाम। इससे पहले बात करें कि हर्षद स्वर होते कितने हैं। हर्षद स्वर जो होती हैं ये मुख्यतः 4 होते हैं। जो हमारे 11 स्वर हैं उनमें हर्षद स्वर जो होते हैं वो होते हैं 4 होते। पहला कौन सा होता है, ए, उसके बाद होता है ई, ऊ और री, ये 4 होते हैं। अब सुनो, हिंदी में हमारे जो स्वर होते हैं सारे कितने, 11 होते हैं। लेकिन बात सुनो, अगर पूछे हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं तो मूल स्वर 4 होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं है। इसीलिए जो सबसे पहले स्वर आए थे ये 4 स्वर आए थे, और इन चारों स्वरों से मिलकर ही बाकी अन्य स्वर बने हैं। इसीलिए इन चारों स्वरों को ही हम क्या कहते हैं, आदि स्वर कहते हैं। तो इसीलिए इसका पहला नाम हो गया आदि स्वर, आदि स्वर कहते हैं। मैंने बताया था कि जैसे ही हर्षद स्वरों का उच्चारण करेंगे तो इनमें क्या, एक मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसके साथ पता कम समय लगे, और कम समय लगे इसीलिए इसे क्या कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। ये होते हैं हर्षद स्वर। उसके बाद दूसरा बात करें दीर्घ स्वर की।
दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। आपको पता है भी जो सारे जो 4 मूल स्वर होते हैं, इन चारों मूल स्वरों से मिलकर ही बाकी जो सभी स्वर बच गए वो सारे मिलकर बने हुए हैं। तो इसीलिए इसकी बात करें कि जो स्वर हर्षव स्वर से दुगुना समय लगे उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। या बात करें जिनमें 2 मात्राओं का समय लगे उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ये सारे के सारे जो स्वर हैं ये किससे, दीर्घ जो स्वर होते हैं वो मूल स्वर हर्षव स्वर से ही मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जो हर्षव स्वर होते हैं ये सारे कितने होते हैं, 7 होते हैं। होते कौन कौन से हैं, बात करें। एक होता है आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ये 7 स्वर होते हैं। क्योंकि जो इन 4 मूल स्वर को छोड़कर बाकी जो सभी 7 स्वर हैं ये सारे के सारे इन मूल स्वर से मिलकर बने होते हैं। और इसीलिए इन दीर्घ स्वर को हम, जो दीर्घ स्वर हैं, इन दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। अब कहते कैसे हैं, सुनो भाई। पहला क्या था, इसमें आ था। आ जो था ये किसे, ए धन ए से मिलकर बना होता है, इसीलिए संयुक्त स्वर कहते हैं इसे। और देखो भाई इसमें क्या, ए 1 मात्रा और ए 2 मात्रा, ये दोनों कितनी होगी, 2 मात्राएं होगी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, इसीलिए संयुक्त स्वर कहते हैं। अब सुनो भाई, ये जो है ए और ए से मिलकर बने होते हैं। क्या बनाया, आ बनाया, तो ये कौन सा रूप हो गया, ये रूप हो गया संधि का। और इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, संधि स्वर भी कहते हैं। तो आपसे पूछे संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो भी होते हैं 7। अगर पूछे संधि स्वर कितने होते हैं, तो भी होते हैं 7 होते हैं। ये थे दीर्घ स्वर के उपनाम। अब क्या हुआ, आगे जो दीर्घ स्वर थे, दीर्घ स्वर, इन दीर्घ स्वरों को जाति के आधार पर और जाति के आधार पर आगे इनको 2 भागों में बांट दिया गया था। क्योंकि जो दीर्घ स्वर है वो कौन सी जाति से मिलकर बना हुआ है, इस आधार पर इसको आगे क्या किया, 2 भागों में बांट दिया गया। पहले भाग की बात, पहला भाग कौन सा था, पहला भाग जो था वो था सहजातीय स्वर। दूसरा जो भाग था वो था विजातीय स्वर। अब सुनो, स धन जाति धन ई है। स माने होता है सहित और जाति माने होता है जाति। जो स्वर अपने समान जाति साथ में लेकर आए उन्हें क्या कहते हैं, सहजातीय स्वर कहते हैं। इसके अपोजिट जो स्वर अपने साथ समान जाति नहीं लेकर आते उन्हें क्या कहते हैं, विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे मान लो एक स्वर था ए और एक स्वर था, दूसरा था ए ये समान जाति का है, दूसरा ए ये भी समान जाति का है, ये मिलकर एक दीर्घ रूप बनाएंगे, वो होगा आ। तो सहजातीय स्वर जो होते हैं ये कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला कौन सा था, ए और ए ये दोनों समान जाति थे, आ बन गया। दूसरा जो था ई समान जाति और ई समान जाति, इन दोनों को मिलाया तो क्या बना, ई। उसके बाद तीसरा जो था, अगर उ को उ समान जाति से मिलाया तो बना उ। तो सहजातीय स्वर कितने होते हैं, 3 होते हैं, क्योंकि ये समान जाति से मिलकर बने होते हैं। अब सुनो, वी जाति है, ये इनकी जो जाति होती है वो क्या होती है, भिन्न।
ये अलग अलग जातियों से मिलकर बने हुए होते हैं। और विजातीय जो होते हैं दोस्तों, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। और होते कौन कौन से? सुनो, पहला होता है ए, दूसरा होता है ऐ, तीसरा होता है ओ, और तब चौथा होता है औ। ये 4 होते हैं। अब सुनो, जो ए जो स्वर है, कौन सा? ए जो है ये ए और ई दोनों से मिलकर बना हुआ है। अब ये देखो दोस्तों, ए जो है ये अलग जाती है, ई एक अलग जाती है, और जिसे इनकी संधि हुई तो क्या हो गया? ए अलग जाति हो गई। तो इसीलिए विजातीय स्वर 4 होते हैं, और ये थी अलग अलग जाति। ऐ बना है, ए के बाद अगर ऐ जोड़ा जाए तो ऐ बनता है। ओ की बात करें तो ए के बाद अगर ऊ बनता है तो ओ बनेगा, और ए के बाद अगर औ आता है तो क्या बनेगा? औ बनेगा। तो इसीलिए दीर्घ स्वरों को जाति के आधार पर 2 भागों में बांट दिया गया था। एक था सहजातीय, दूसरा था विजातीय। तो दोस्तों, आज की आपको वीडियो कैसी लगी? इस पर लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में।